गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारी जो गैसेस के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी हमारे गैसों के कुछ महत्वपूर्ण गुण, जैसे कि वाष्प दाब यानी गैस का दाब, जिसे हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गैस के प्रेशर के टर्म में पढ़ा था। गैस का टेम्परेचर यानी कि गैस का ताप, वॉल्यूम ऑफ गैस यानी गैस का आयतन, मास ऑफ गैस यानी गैस का द्रव्यमान या उसकी मात्रा। ये हमने कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कल के एक्सप्लेनेशन में कंप्लीट की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैस लॉज यानी कि गैस के नियम। तो सबसे पहली बात आती है कि गैस के नियम से हमारा तात्पर्य क्या है और व्हाट वी मीन बाय गैस लॉज। तो बोला जाता है कि हमारे जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को बताने के लिए, यानी कि जो गैस होती हैं उनके गुणों को समझाने के लिए, भाई हमने थ्योरेटिकली तो पढ़ लिया, सैद्धांतिक रूप से हमने पढ़ लिया है, लेकिन अब प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसे कैसे प्रूव करें कि हाँ गैस की ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसके लिए हमारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद, यानी कि जो उन्होंने प्रयोग करे, उन प्रयोगों को करने के बाद उनको कुछ नियम प्राप्त हुए, कुछ रूल्स जो हैं उन्हें मिले, जिससे उन्होंने गैस लॉज के फॉर्म में डिराइव करा, यानी कि गैस के नियमों के रूप में उन्होंने उसे प्रसारित करा। तो देखिए क्या कह रहे हैं, द लॉज विच आर यूज टू एक्सप्लेन द बिहेवियर्स ऑफ गैसेज आर कॉल्ड गैस लॉज। ऑल द गैसियस लॉज आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। जितने भी गैस के नियम बनाए गए हैं वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पर, यानी कि प्रयोगात्मक निरीक्षणों पर आधारित होते हैं, जिनमें सबसे पहला नियम है हमारा बॉयल्स लॉ, यानी कि बॉयल का नियम। क्या कहता है ये नियम? तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल, इन्होंने 1662 में एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्ज़र्व किया कि इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम ऑफ डेफिनेट मास ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। इस बात पर आप ध्यान दीजिए सबसे ज़्यादा कि टेम्परेचर क्या हो, अगर कांस्टेंट यानी कि ताप को अगर हम क्या रख दें, स्थिर कर दें, तो उस अवस्था में किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है, यानी कि किसी भी गैस का जो आयतन होता है, वो उस गैस के प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि किसी भी गैस का जो आयतन है वो उस गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम इन्होंने एक्सपेरिमेंटली निकाला, यानी कि जब प्रयोग किए तो इनको जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। कि आपने क्या किया, आपने फॉर सपोज 1 ग्राम गैस ले ली। क्यों? इन्होंने कहा कि गिवन मास ऑफ अ गैस, जो द्रव्यमान रहेगा वो कितना रहेगा, 1 ग्राम रहेगा। अब हमने क्या किया, हमने एक बार वॉल्यूम, मतलब इस 1 ग्राम गैस को एक बार हमने छोटे कंटेनर में रखा तो आयतन कम रहेगा, और एक बार बड़े कंटेनर में रखा तो आयतन ज़्यादा रहेगा, यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा। अब खुद सोचिए कि जब वॉल्यूम कम है तो पार्टिकल्स को, जो कण होंगे, गैस के जो कण होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे, उनको कम स्पेस मिलेगी मूव करने के लिए, यानी कि इधर उधर गति करने के लिए उन्हें कम स्थान मिलेगा, और ऐसी अवस्था में वो ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, यानी वॉल पर ज़्यादा दबाव डालेंगे, जो हमारा बर्तन की जो दीवार होगी उस पर ज़्यादा दबाव डालेंगे। और वहीं पर अगर हम आयतन बढ़ा दें, हम अपने वेसल का साइज़ बड़ा कर दें, हम आयतन बढ़ा दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आयतन बढ़ गया यानी वॉल्यूम बढ़ गई, तो अब जो गैस के जो कण होंगे, जो गैस के पार्टिकल्स होंगे, उनको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा मूव करने के लिए, और इस वजह से जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम बढ़ाने पर प्रेशर क्या हो रहा है, सॉरी, वॉल्यूम बढ़ाने पर प्रेशर कम हो रहा है, और वॉल्यूम कम करने पर प्रेशर बढ़ रहा है। आयतन कम करने पर दाब बढ़ेगा और आयतन बढ़ाने पर दाब कम होगा। तो ये जो दोनों में संबंध निकला, वॉल्यूम और प्रेशर में, यानी कि आयतन और दाब में जो संबंध निकला, वो क्या निकल के आया कि स्थिर ताप पर टेम्परेचर कांस्टेंट अगर हम कर दें तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस फॉर अ गिवन मास इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। यानी कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर हम इसे मैथमेटिकली शो करें तो कैसे शो करेंगे, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। ये 1/P का मतलब है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। साथ में क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास, जो आपका द्रव्यमान और जो ताप रहेगा वो स्थिर रहेगा।
और इस कंडीशन में हम इसको और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं V इंटू पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, या किसी भी स्थिर मान के बराबर हम इससे मान सकते हैं V इंटू पी। तो इससे क्या निकल के आया, अगर एक आयतन के लिए बात करें तो V1 और P1 हो जाएगा, दूसरे आयतन के लिए बात करें तो V2 और P2 हो जाएगा। और क्योंकि इन सबका मान क्या रहना है, एक समान रहना है, इसलिए जो सूत्र निकला वो क्या निकला, P1 V1 बराबर P2 V2, और इसी तरह से एक क्रम आगे बढ़ता रहेगा, P3 V3 इक्वल टू P4 V4। तो मेन रिलेशन ये निकल के आता है कि किसी भी गैस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर और कांस्टेंट मास पर, यानी कि स्थिर ताप एवं स्थिर द्रव्यमान पर जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होती है, वो उस गैस के प्रेशर यानी कि दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और इनका रिलेशन आपस में क्या होता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अगर आप आयतन V1 लेंगे, वॉल्यूम V1 लेंगे, तो उस समय उसका प्रेशर P1 होगा। आप आयतन V2 लेंगे यानी वॉल्यूम V2 लेंगे तो उसका प्रेशर P2 होगा। और इस कंडीशन में P1 और V1 का जो प्रोडक्ट होगा, जो गुणा होगा, वो P2 V2 के गुणनफल के यानी प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये हमें हमारा पहला नियम प्राप्त होता है, जिसे हम बॉयल्स का नियम यानी बॉयल्स लॉ कहते हैं। और अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न है तो बस ये डायग्राम याद रखिएगा कि जब हमने छोटा कंटेनर लिया यानी कि आयतन कम था, वॉल्यूम कम थी, तो प्रेशर हमारा ज़्यादा लग रहा था। और जब हमने कंटेनर का साइज़ बड़ा कर दिया, अपना बर्तन जो है बढ़ा दिया, तो उस कंडीशन में वॉल्यूम बढ़ गई, आयतन बढ़ गया और प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। हिंदी में देख लीजिए इस नियम को, क्या कह रहे हैं कि जो रॉबर्ट बॉयल थे 1662 ईस्वी में स्थिर ताप पर किसी निश्चित मात्रा में गैसों को लेकर उनके आयतन पर दाब का प्रभाव प्रयोगात्मक रूप से देखा तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर किसी गैस के दाब व आयतन में संबंध स्थापित किया। और इनके नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन जो कि V होगा, उसके दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी टेम्परेचर अगर आप कांस्टेंट रखेंगे, ताप स्थिर रखेंगे, और निश्चित गैस की मात्रा के लिए जो आयतन होगा वो उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। आप जैसे जैसे आयतन बढ़ाएंगे वैसे वैसे दाब कम होगा, और जैसे जैसे आप आयतन कम करेंगे वैसे वैसे दाब क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। डायग्राम आप याद रखेंगे, ये हमने यहाँ पर एक छोटा वेसल ले लिया और एक बड़ा वेसल ले लिया। जब गैस जो है छोटे वेसल में होगी और जब गैस बड़े वेसल में होगी, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होगी वो V1 होगी, यहाँ पर वॉल्यूम V2 होगी। जब आपने वॉल्यूम कम रखी तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो रिलेशन क्या निकला, V1 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P1। और जब आपने वॉल्यूम ज़्यादा कर दी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रिलेशन क्या निकलेगा, V2 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P2। अब क्योंकि इनका मान हमेशा ही कांस्टेंट रहना है, हमेशा ही क्या रहना है, स्थिर रहना है, इसलिए जो फाइनल रिलेशन निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये इस तरह से यहाँ पर आप समझ सकते हैं। जो आयतन है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन कब, स्थिर ताप तथा स्थिर मात्रा पर। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया या आपने क्वांटिटी चेंज कर दी तो फिर ये रिलेशन गलत प्रूव हो जाएगा। आपको टेम्परेचर और क्वांटिटी यानी ताप और मात्रा ये स्थिर रखनी पड़ेगी, तो उस कंडीशन में किसी एक गैस के लिए जो उसका आयतन होगा वो उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। नाउ द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज चार्ल्स लॉ। जो हमारा दूसरा नियम है वो है चार्ल्स का नियम। ये किसने दिया था साइंटिस्ट जैक चार्ल्स ने 1787 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, और जब प्रेशर को कांस्टेंट किया यानी कि दाब को स्थिर किया, तो इनके पास जो दो गुण बचे वो बचे आयतन के और ताप के। क्योंकि मास जो रखेंगे हम गैस का वो तो सेम रखेंगे, मास जो है दोनों ही कंडीशन, चाहे बॉयल्स का नियम हो चाहे चार्ल्स का नियम हो, जो हमारा द्रव्यमान है, जो मात्रा है यानी जो मास है वो सेम रहेगा। एक बार लेकिन बॉयल्स के नियम में हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, और चार्ल्स के लॉ में हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। तो क्या रिजल्ट निकल के आया, कह रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आपको बताया गया था कि किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है या जो गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो गतिज ऊर्जा है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। आपने क्या किया, आपने एक बीकर लिया फॉर सपोज, और यहाँ पर
आपने एक गिवन मास 1 ग्राम गैस रखी और आपने इस बीकर को हीट किया। जब आप इस बीकर को गर्म करेंगे तो इसके अंदर जो गैस होगी उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दूर भागने की कोशिश करेंगे और अपना आयतन जो है वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपना वॉल्यूम जो है वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और वहीं पर जब आप टेम्परेचर कम कर देंगे तो उस कंडीशन में उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो पार्टिकल्स की जो गतिज ऊर्जा है कणों की, वो भी कम हो जाएगी और वो एक दूसरे के धीरे धीरे पास आने की कोशिश करेंगे। तो उस कंडीशन में आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो संबंध निकल के आ रहा है, जो रिलेशन निकल के आ रहा है टेम्परेचर और वॉल्यूम में, वो ये है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे गैस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जाता है, इनकी ताप बढ़ाने पर गैस का आयतन बढ़ता जाता है। एवं जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करेंगे वैसे वैसे गैस का वॉल्यूम कम होता जाएगा, यानी कि ताप कम करने पर गैस का आयतन कम होता जाता है। लेकिन हमको जो प्रेशर है वो क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा, यानी दाब को स्थिर रख करके ही हम ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अब इसमें अगर आपको एग्जाम्पल समझना है तो आप अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे किसी एक टाइम पीरियड पर हमारे आसपास जब हवा चल रही होती है और जब गर्मी होती है, मतलब कि जब समर का टाइम होता है, तो उस समय आपने देखा होगा कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं, हमने पढ़ा भी है, जो हमारी हवा है वो क्या हो जाती है, फैल जाती है। इसीलिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है वहाँ पर जल्दी जो है हवा तेज़ नहीं चलती है। रीज़न क्या है, रीज़न यही है क्योंकि गैस के पार्टिकल्स क्या हो गए, दूर दूर चले गए। लेकिन वहीं पर जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ चुकी होती है तो शाम के समय अचानक से क्या होता है, तेज़ी से हवा चलना स्टार्ट हो जाती है, यानी वायु जो है वो तेज़ गति से चलती है। रीज़न क्या है, क्योंकि दिन में तो गर्मी थी तो पार्टिकल्स क्या थे, दूर दूर थे, और शाम को जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ वैसे ही पार्टिकल्स में जो गतिज ऊर्जा होगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी गैस के पार्टिकल्स की, वो क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी और तेज़ी से वो एक दूसरे के पास आना स्टार्ट करते हैं। और इसीलिए शाम के समय जो हवाएँ हैं वो तेज़ हो जाती हैं। तो ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें, यानी कि दाब को स्थिर रखें, तो किसी भी गैस का जो आयतन होता है वो उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे आप वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे वॉल्यूम भी कम होती जाएगी। अब इस रिलेशन को मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मास V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जो आयतन है वो ताप के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। कब, जब स्थिर दाब होगा और मास भी क्या होगा, यानी द्रव्यमान भी स्थिर होगा। तो अब अगर हम इसका रिलेशन निकालें, ये V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो किसी एक आयतन V1 और ताप T1 के लिए V1 जो होगा वो T1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम T1 को इधर ले आए तो हमें क्या रिलेशन मिलेगा, V1 अपॉन T1 जो होगा वो किसी कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा, किसी भी स्थिर मान के बराबर होगा, 1 2 3 किसी भी स्थिर मान के, यानी कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के वो इक्वल होगा क्या, V1 अपॉन T1। इसी तरह से V2 और T2 के लिए निकालेंगे तो यहाँ देखिए ये V2 है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T2 के। अब T2 को अगर हम डिवाइड में ले आए तो क्या रिलेशन आएगा, V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम देख रहे हैं कि V1 और T1 का जो रेशियो है वो भी स्थिर है, V2 और T2 का रेशियो जो है वो भी स्थिर है। तो इस कंडीशन में V1 अपॉन T1 इसके इक्वल हो जाएगा V2 अपॉन T2 के, और इन दोनों का मान जो है वो उस स्थिर मान, उस कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल हो जाता है। तो ये इसका मैथमेटिकल प्रूविंग है किसकी, चार्ल्स लॉ, यानी कि चार्ल्स के नियम की। सब हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। तो क्या कहता है चार्ल्स का नियम, इस नियम का प्रतिपादन 1787 ईस्वी में जैक चार्ल्स ने किया था। और क्या किया था कि स्थिर दाब पर चार्ल्स ने किसी गैस की निश्चित मात्रा के विभिन्न ताप व आयतन के बीच समदाबीय रेखाएं खींची, यानी कि इन्होंने ग्राफ बनाया किसके लिए, किसी गैस की निश्चित मात्रा के लिए। यानी कि आप गैस की जो मात्रा रखेंगे, जो क्वांटिटी रखेंगे गैस की, वो तो निश्चित रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, और अपने प्रेशर को यानी दाब को भी क्या रखेंगे, स्थिर रखेंगे, और उस गैस के अलग अलग ताप पर अलग अलग आयतनों के बीच जो संबंध आएगा उनको देखते हुए वहाँ पर उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। इस तरह से आप ग्राफ बनाते हैं, देखिए
ये आप ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे आपने टेम्परेचर ले लिया, यहाँ पर वॉल्यूम ले लिया। आप क्या कर रहे हो, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, इधर की तरफ टेम्परेचर क्या होगा, ताप आपका बढ़ेगा, और इधर की तरफ जो है वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये देखिए, ये पॉइंट्स आपको मिलते जाएंगे और इस तरह से ये जो आपका ग्राफ है वो आपको मिल जाएगा। और अगर आप अपने प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि अपने दाब को स्थिर रखेंगे और मात्रा को निश्चित रखेंगे, यानी क्वांटिटी को भी कांस्टेंट रखेंगे, तो जो आपका ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि वॉल्यूम और टेम्परेचर जो होंगे वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि समानुपाती होते हैं, और साथ ही इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। तो जब रेशियो चेंज ही नहीं होगा तो ये ग्राफ क्या जाएगा, एकदम सीधा जाता है। तो इस ग्राफ को स्टडी करने के बाद, वो भी कब, जब उन्होंने अलग अलग मान निकाले, भाई यहाँ पर टेम्परेचर T1 होगा, वॉल्यूम V1, इसी तरह से इस पॉइंट पर टेम्परेचर T2, वॉल्यूम V2, यहाँ पर टेम्परेचर T3, वॉल्यूम V3। तो दाब को स्थिर रख के तथा मात्रा को स्थिर रख के जब उन्होंने अलग अलग ताप के लिए अलग अलग आयतन ज्ञात करे, तो उनको क्या संबंध मिला कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि स्थिरांक। और किसी भी स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो है परम ताप। परम ताप क्या होता है? परम ताप का मतलब होता है कि जिस ताप पर, जिस टेम्परेचर पर भी कोई भी गैस अपनी गैस स्टेट को मेंटेन रखे, यानी कि अपनी जो गैसीय अवस्था है उसमें बनी रहे। यानी कि अगर आपने टेम्परेचर उससे ज़रा सा भी नीचे किया, यानी कि उस निश्चित ताप से आपने ज़रा भी ताप को अगर कम किया, तो जो आपकी गैस होगी वो द्रवित हो जाएगी, आपकी जो गैस है वो द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो ऐसे ताप को ही परम ताप यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस कहा जाता है। यानी द टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर गैस ऑन विच it will retain the property of its gaseous state, that temperature will called absolute temperature। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। तो ये था हमारा दूसरा नियम, चार्ल्स का नियम, यानी कि चार्ल्स लॉ। इंग्लिश मीडियम वाले इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। मैंने एक्सप्लेन किया है, एक बार फिर बता देता हूँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है किसी भी गैस के लिए वो फिक्स टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर जो गैस है वो अपनी गैसियस प्रॉपर्टी को मेंटेन रख सकती है। यानी कि अगर उस टेम्परेचर को आपने चेंज किया, भाई ज़्यादा, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस अवस्था में रहनी है, गैस से किसी और अवस्था में तो परिवर्तित हो नहीं सकती है गैस। लेकिन जैसे ही आपने उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे गए, आपने टेम्परेचर कम किया, तो जो आपकी गैस होगी वो क्या हो जाएगी, तुरंत द्रवित हो जाएगी। जैसे कि अगर हम भाप की बात करें, जो स्टीम होती है वो कब बनती है, जब हम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करते हैं, यानी कि जल को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो भाप में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि भाप, स्टीम के लिए जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा वो कितना माना जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। आपने अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा भी नीचे किया तो आपकी जो गैस है, जो स्टीम है, वो तुरंत वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गैस स्टीम के लिए यानी भाप के लिए जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, जो परम ताप होगा, वो कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से अलग अलग गैसों के अपने स्थिर परम ताप होते हैं, यानी कि फिक्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर होते हैं। तो उस एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए आप जब अलग अलग टेम्परेचर चेंजमेंट करेंगे तो आपका जो वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो क्या होगा, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये था आपका आज का एक्सप्लेनेशन। अगर इन दोनों लॉज में कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया है तो आप जो है अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम्पल आपको बताए गए, अगर उन एग्ज़ाम्पल्स को आप ध्यान में रख करके समझेंगे तो आपको ईजिली जो है ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके क्लास, थैंक यू।